गाइस डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया है 4 सालों का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आपको हालांकि इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। तो टीचर के लिए ये प्रोग्राम है, राइट। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर टीचर बनना है तो उसके लिए इन्हें बताया जा रहा है कि अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया गया है कि ये ड्यूअल मेजर बैचलर डिग्री जो है वो उनके पास होनी चाहिए। स्कूल टीचर्स, जिन भी लोगों को स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई करना है, स्कूल टीचर्स के जब भी अब रिक्रूटमेंट होंगे तो उसमें ये चीज देखी जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत उसने ये डिग्री, बैचलर डिग्री जो है वो हासिल की है या नहीं की है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो 2030 तक इस चीज को अब मैंडेटरी करने पर कार्य किया जा रहा है। 4 साल का ये प्रोग्राम होगा, मतलब कि बैचलर डिग्री होगी 4 इयर्स की। जिसको भी स्कूल टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें ये डिग्री जो है वो चाहिए रहेगी, राइट। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 2022-2023 में लाया जाएगा। और ये प्रोग्राम इनिशियली 50 सिलेक्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन से ऑफर किया जाएगा, यानी कि 50 इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो है ये ऑफर करेंगे इस प्रोग्राम को अभी इनिशियली। और एडमिशन जो होंगे इस प्रोग्राम के, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और किसके थ्रू? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, एनईटी के थ्रू, ठीक है। तो एनईटी के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन जो है वो दिए जाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज है जिसके बारे में एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, क्वेश्चन बनेगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्वीडन जो है ये लॉन्च करने वाली है टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। ये ट्रेड प्रमोशन इवेंट है, दोनों इंडिया और स्वीडन के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को बूस्ट करने का, बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने का, बढ़ाने का, राइट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत अब जो भी लोग विजिट करेंगे स्वीडन पे, या स्वीडन से इंडिया की तरफ जो भी लोग आएंगे, राइट, तो उनको कोई भी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। मतलब कि वो बिना वैक्सीन लगाए जो है वो विजिट कर सकते हैं, ना ही उन्हें क्वारंटीन जो है वो करना पड़ेगा। बट हाँ, जो भी ट्रैवलर्स होंगे जैसे ही वो आएंगे, राइट, यानी कि एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तब उस समय उन्हें कोविड-19 टेस्ट ऑन अराइवल जो है वो करवाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि टाइम फॉर इंडिया ड्राइव ये किस पर्टिकुलर कंट्री का इनिशिएटिव है। तो स्वीडन का इनिशिएटिव है, ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। नॉक एवरी डोर कैंपेन, तो पूछा जाएगा ये किस मिनिस्ट्री का कैंपेन है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कैंपेन है। हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि स्टार्ट करेगी हर घर दस्तक को, यानी कि नॉक एवरी डोर कैंपेन को, राइट। और इस कैंपेन के तहत घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन जो है वो लगवाई जा रही है। तो ये बस एक बेसिक सी चीज है, छोटी सी, जिसको आपको बस ध्यान में रखना है। गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक हम लोग को देखने को मिल रहा है। मेरा एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे ये चीज बताएं कि इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या सिर्फ एशिया की ही कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं? क्या सिर्फ एशिया की ही मेंबर कंट्रीज इस बैंक की मेंबर है? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। तो 19 दिसंबर 1966 इस दिन ये बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। आपको सिर्फ याद रखना है 1966 में स्थापित किया गया था ये बैंक। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को मनीला, फिलीपींस देखने को मिलता है, राइट। और यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर है ये, यानी कि ये एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके मेंबर जो है वो कौन कौन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बैंक के अंदर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के मेंबर्स हैं। इसे पहले इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट कहा जाता था, इस नाम से जाना जाता था। आज की डेट में ये UNESCAP के नाम से जानी जाती है ये बॉडी, ये इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन की, राइट। तो इसके सदस्य जो है वो इसके मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज भी इसकी मेंबर हैं,
यानी कि जो कंट्रीज एशिया पैसिफिक की नहीं है वो भी डेवलप्ड कंट्रीज की मेंबर्स के तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। और आज की डेट में इसके 68 मेंबर्स हैं, 49 जो है वो एशिया से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो याद रखना है आपको कि एशिया के बाहर से भी इसके मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन मेंबर्स की वोटिंग राइट्स किस प्रकार से डिजाइन की गई है? तो जिस तरीके की वर्ल्ड बैंक की वोटिंग राइट्स है, देखिए जिन कंट्रीज का वर्ल्ड बैंक में जितना ज्यादा कैपिटल, जितना ज्यादा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा, या जितना ज्यादा स्टेक्स एक कंट्री के, एक मेंबर कंट्री के वर्ल्ड बैंक में है, तो उतनी वोटिंग पावर जो है वो उस कंट्री की हमें देखने को मिलती है। देखिए जनरली हम लोग जब वोटिंग की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि एक व्यक्ति का या एक मेंबर का एक वोट, है ना, जनरली ये चीज आती है। बट ऐसा नहीं है। यहां पर किस प्रकार से चीजें हमें देखने को मिलती है, चाहे बात करें वर्ल्ड बैंक की या एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और भी काफी सारे बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनका जो वोटिंग या इंस्टीट्यूशन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिनकी जो वोटिंग होती है वो किस आधार पर होती है कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है। तो जैसे कि एक कंपनी होती है गाइस, कंपनी, आप खुद समझिए, कंपनी के अंदर अगर आपके शेयर्स उस कंपनी में 51% से ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो मेजर डिसीजन मेकिंग होल्डर होंगे उस कंपनी के, राइट। आपके डिसीजन जो होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब कि आपकी जो वोटिंग है किसी चीज को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, उसका एक ज्यादा महत्व होगा, है कि नहीं, सिंपल तरीके से समझने के लिए। तो ये सेम चीज यहां पर भी हमें देखने को मिलती है कि जो वोट्स होते हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कि एक मेंबर कंट्री का कैपिटल सब्सक्रिप्शन कितना है, उसने कितने पैसे जो है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिलता है कि वोटिंग जो होती है वो डिसाइड होती है, राइट, शेयर के हिसाब से। तो सबसे लार्जेस्ट 5 शेयर होल्डर्स हैं, वो कौन से क्या इन 5 शेयर होल्डर में इंडिया भी आती है क्या? तो हाँ आती है, हम भी हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ये दो कंट्रीज नंबर 1 पर हैं। दोनों के पास ही जो शेयर है वो 15.6% के है। हालांकि कितने परसेंट शेयर है वो याद मत रखो, बट ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जापान और यूएसए जो है वो टॉप 1 पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, फर्स्ट पे। फिर मतलब ये दो कंट्री फर्स्ट पे हैं, फिर चाइना आती है, फिर इंडिया आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलती है। तो ये 5 कंट्रीज है, टॉप 5 कंट्रीज, जिनके सबसे ज्यादा शेयर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में हमें देखने को मिलते हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या रोल्स और क्या फंक्शन है? तो देखिए, एशिया के अंदर गरीबी को हटाने के लिए ये कार्य करती है। एशिया और पैसिफिक में गरीबी को हटाने के लिए कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ के तहत, राइट, मतलब एनवायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ पर ये फोकस करती है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके तहत जो कि एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे हों और गरीबी भी लोगों की दूर करें, राइट। तो इस चीज पर मेनली फोकस किया जाता है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है लोन्स के माध्यम से, मतलब वेरियस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये एक्टिविटीज, यानी कि ये ग्रोथ जो है वो करवा पाती है कंट्रीज के अंदर। तो लोन देती है किसी कंट्री को, उनको ग्रांट्स ऑफर करती है, ग्रांट इन एड यानी कि सहायता ऑफर करती है, उनको इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे उस कंट्री को जो है वो ग्रो करनी है, राइट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल उस कंट्री के टैक्स सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को बेटर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करती है, वेरियस टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराती है, हेल्प करती है कंट्रीज को कि कंट्री जो है क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से प्रिपेयर हो, राइट, यानी कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो आज की डेट में जो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है तो उसको कैसे वो घटाएं, कैसे कम करें, तो उसकी भी सहायता करती है। किस प्रकार से उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है सस्टेनेबल तरीके से, तो उसकी हेल्प करती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भी दूसरे एरियाज में ये मदद करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, सिर्फ इतनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए गाइस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन्स के लिए अप्लाई किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। अगर आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में नहीं पता है तो आप सिंपल से डालिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यूट्यूब के सर्च कॉलम पे, और उसके आगे लिख दीजिए झासर एकेडमी। तो सबसे टॉप में जो वीडियोस आएंगे उनमें देख लीजिएगा, अपने चैनल का वीडियो होगा, राइट। तो इसी पर ही आपको जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड मिल जाएगी, राइट। मेरे ख्याल से भी कुछ समय पहले मैंने इस टॉपिक को जो है वो कवर कराया था, आप एक बार जो है वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा हम लोग क्यों लोन ले रहे हैं एडीबी और AIIB से? क्योंकि हमें और भी वैक्सीन चाहिए, कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए, राइट। तो जरा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर है, और अभी मैंने आपको पढ़ा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, राइट। और बताया जा रहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं इन पर्टिकुलर
मतलब इसके इन बैंक्स के, तो इंडिया का भी एक बड़ा रोल है इन बैंक के शेयर होल्डिंग में, और चाइना का भी रोल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि हम लोग जो है वो इन दोनों बैंक से लोन ले रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो वैक्सीन प्रोक्योर करनी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक हम लोग को एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी देखने को मिलती है, जो कि मतलब ये सिस्टम है जो कि पूरी तरह से जो एडमिनिस्टर करेगा इस वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट को, कि हम जो वैक्सीन ले रहे हैं तो उसके लिए ये सिस्टम जो है वो कार्य करेगा, राइट। बस एक बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडीबी के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट 1969 के अमेंडमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आप लोग को समझा दूं गाइस कि ये केंद्र सरकार ने प्रपोजल रखा है, और आपको बता दें गाइस कि प्रपोजल जो होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जामिनेशन के लिए, राइट। बट फिर भी हम प्रपोजल के थ्रू ये समझते हैं कि सरकार जो है वो किस डायरेक्शन पर अभी काम कर रही है। बट एग्जामिनेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती प्रपोजल, क्योंकि ये पूछी नहीं जाती एग्जामिनेशन में। क्यों नहीं पूछी जाती है, उसके पीछे का कारण ये होता है कि जो प्रपोजल होते हैं वो या तो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, राइट। तो ये इसका जो नेचर होता है प्रपोजल का वो परमानेंट नहीं होता है, ये रीसेंट कुछ ही समय बाद या तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। बट फिर भी एक आइडिया हम लोग लेंगे कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर क्या जो है वो प्रपोजल रखा है केंद्र सरकार के द्वारा, राइट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो इस नाम से आप क्या समझ रहे हो, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन, जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो बनवाया जाता है ना, उसी की यहां पर बात की जा रही है। ये अमेंडमेंट जो रखा गया है इसमें ये प्रपोजल रख रहे हैं, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर भी अब से एक डेटा बेस जो है वो मेंटेन किया जाए, बनाया जाए, राइट, बर्थ और डेथ्स के रजिस्ट्रेशन का। तो एक बेसिकली कह रहे हैं, क्योंकि अभी की डेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज की डेट में स्टेट्स क्या करती हैं, राज्य क्या करते हैं, तो राज्य अपॉइंट करते हैं लोकल रजिस्ट्रार को, लोकल रजिस्ट्रार को राज्य जो है वो अपॉइंट करते हैं, और लोकल रजिस्ट्रार जो होते हैं ये रजिस्ट्रेशन करते हैं बर्थ और डेथ का, और फिर हमें बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। और डेटाबेस जो होता है गाइस, डेटाबेस आज की डेट में मेनली ये टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें बोल रहे हैं ये कि नेशनल लेवल पर भी एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करके रखो। तो जो डेटाबेस है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए, इलेक्टोरल रजिस्टर को अपडेट करने के लिए, आधार को, राशन कार्ड को, पासपोर्ट को, ड्राइविंग लाइसेंस के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। और जनरली ये इन्हीं सब चीजों के अपडेटेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। और अमेंडमेंट जो रखे हैं केंद्र ने, तो देखो ये प्रपोज किया गया है कि चीफ रजिस्ट्रार जो होंगे जिसे अपॉइंट करती हैं स्टेट्स, राइट, चीफ रजिस्ट्रार, इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा एक यूनिफाइड डेटाबेस स्टेट लेवल पर, और उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेम डेटा को नेशनल लेवल वाले डेटाबेस के साथ, राइट, जो कि मेंटेन किया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए बात को समझिएगा, इसमें यह कह रहे हैं कि स्टेट को अब अपॉइंट करना पड़ेगा एक चीफ रजिस्ट्रार, और चीफ रजिस्ट्रार को टास्क सौंपा जाएगा कि ये क्या करेंगी, ये तो अपनी स्टेट के अंदर जो भी इनके पास डेटाबेस है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का, और एक केंद्र का जो डेटाबेस है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का, तो इनका काम ये होगा कि इस डेटाबेस को इंटीग्रेट करना, सिंक करना, आपस में अपडेट करना, राइट। तो ये चीज जो होगी वो चीफ रजिस्ट्रार के काम की यहां पर बताई जा रही है, इनका काम होगा ये कि नेशनल लेवल के जो डेटाबेस है उसे इन्हें इंटीग्रेट करके अपडेट करते रहना होगा, राइट। और ये अमेंडमेंट का मतलब ये है कि केंद्र जो है वो अब पैरेलल डेटा जो है वो अपने पास रखेगी, पैरेलल रिपोजिटरी ऑफ डेटा जो है वो केंद्र के पास हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि उसके पास भी एक डेटाबेस पूरे नेशन का रहेगा। और कह रहे हैं कि एक स्पेशल सब रजिस्ट्रार जो होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, स्पेशल सब रजिस्ट्रार। इनका काम क्या होगा कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर जब भी होता है, तो उस समय ये बिल्कुल मतलब इनको पावर दी जाएगी कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन ये करेंगे डेथ्स का, राइट। यानी कि किसी आपदा के समय पर, डिजास्टर के समय पर जब लोगों की मृत्यु होती है तो एट अ टाइम, एट प्रेजेंट जो है ये डेथ जो है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और उसको यानी कि जो स्टेट के अंदर और नेशनल लेवल पर जो डेटाबेस होगा डेथ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट्स का, तो उसमें से जो है वो मतलब ये डेथ सर्टिफिकेट को अपडेट करके हटाएंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने पर फोकस किया जा रहा है नेशनल लेवल पर पूरी कंट्री के लिए। इसके क्या
बेनिफिट होते हैं बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन के, तो आप सभी लोग इससे वाकिफ है, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट पहली बात तो पहला अधिकार होता है एक बच्चे का। ये पहला स्टेप होता है बर्थ सर्टिफिकेट एक की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने का। और आज की डेट में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स कंपलसरी हो गए हैं वेरियस चीजों में, जैसे कि बच्चे का एडमिशन करवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल में एडमिशन के लिए। कहीं पे आपको जॉब चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है प्रूफ ऑफ एज के तौर पर। कहीं पे मतलब मैरिज की अगर बात करनी है तो मैरिज के लिए कि मैरिज की एज जो है वो ठीक नहीं है तो उसके लिए भी प्रूफ जो है वो दिखाना होता है। पेरेंट एज, जब कोई व्यक्ति पेरेंट बनते हैं राइट, तो उस समय भी अपनी पेरेंट एज को स्टैब्लिश करने के लिए राइट, साबित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ता है राइट। इसके अलावा इलेक्शंस वगैरह में एनरोलमेंट करने के लिए, इलेक्टोरल रोल्स में एनरोलमेंट करने के लिए ये करना होता है। इंश्योरेंस के पर्पस के लिए दिखाना होता है राइट। और इसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इसकी आवश्यकता पड़ी है और पड़ती है। और कंपलसरी डेथ सर्टिफिकेट जो है वो किस चीज के लिए दिखाना होता है, जैसे कि किसी को मतलब अपने पिता की या माता की संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है वो बनना है, तब उस समय उनको अपने मतलब डेथ सर्टिफिकेट अपने पेरेंट का जो है वो दिखाना रहता है राइट, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति उत्तराधिकार के लिए राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह और दूसरी कंपनीज वगैरह उनसे क्लेम लेने के लिए डेथ सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ता है राइट। क्लियर है ये वाली बात है। तो ये है गाइस अभी का एक प्रपोजल अमेंडमेंट को लेकर, यानी कि ये सामने अमेंडमेंट जो है वो आने वाला है, तो जिसका पूरी ये जानकारी थी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब गाइस ये मामला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को जो है वो समझें। पहले मैं आप लोग को समझाता हूं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, एक बेसिक आइडिया देता हूं, अभी आगे चल के जुडिशियल रिव्यू को और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा राइट, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो सिंपल सी चीज ये होती है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, जो पार्लियामेंट है राइट, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट समझते हो जो केंद्र लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर जो कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लिए कानून बनाती है, फिर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जिनका काम क्या होता है इम्प्लीमेंट करना, कि जो कानून बन गए वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा राइट। ये वाली चीज आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वाकिफ इस चीज से। तो ये जो बॉडीज हैं राइट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन बॉडीज के एक्शन के ऊपर निगरानी रखी जाती है जुडिशरी के द्वारा राइट। जुडिशरी हमारी जो कोर्ट है ये निगरानी रखती है इन बॉडीज के ऊपर, कि ये चेक करती है कि कोई भी कहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया जा रहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, यानी कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है राइट, या कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर, कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन से हटकर कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा है, इस पर निगरानी रखी जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट जो है वो करेक्ट करती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कि आपको इस प्रकार के एक्शन नहीं करने चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चेक करती है कि कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे राइट, तो इसको भी जो है वो चेक करती है जुडिशरी। तो ये जुडिशियल रिव्यू की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये बात आपको क्लियर होगी, एक बेसिक सी चीज, अभी और डिटेल में समझाऊंगा। और दूसरा, आपने कई बार जो है वो सुना होगा कि कई केसेस में सरकार मीडिया के सामने जो है क्या बोलती है कि इसकी इंफॉर्मेशन, इस मामले की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कई बार हम देखते हैं कि आरटीआई जब लगाई जाती है तो रिप्लाई आता है कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इस मामले की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज जनरली हमें देखने को मिलती है। तो अभी जो मामला जो सामने आया है वो इसी चीज से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो किए हैं राइट, किस चीज के रिगार्डिंग, कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामले होते हैं तो उसमें जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग, कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जुडिशियल रिव्यू किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा। तो पूरा मुद्दा क्या है गाइस, तो अभी रिसेंटली केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सबमिट किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पेगासस स्नूपिंग केस से रिलेटेड, पेगासस जासूसी मामले से रिलेटेड। सभी लोग को पता है ना पेगासस मामला जो क्या था, एक जनरल सा आइडिया मैं आपको याद दिला देता हूं। आपको पता होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हुए थे, जिसमें पता लगा था कि काफी हाई ऑफिशियल लोग जो हैं राइट, इवन हाई पॉलिटिशियंस वगैरह राइट, जुडिशरी में इवन सीजीआई तक का जो है वो नाम यहां पर आया था, कि इनके मोबाइल को हैक कर लिया गया और उनके मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो
निकाले जा रहे हैं, इनकी जो भी चैट्स वगैरह जो है वो स्पाई की जा रही है, उसकी जासूसी की जा रही है। पता नहीं वाली बात आपको, इजराइल की एक कंपनी के द्वारा हमें देखने को मिला था कि इस एप्लीकेशन, मतलब एक वायरस आप कह सकते हैं, राइट, मालवेयर स्पेशली मालवेयर आप कहेंगे, तो इस मालवेयर के जरिए जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही थी। तो काफी डिटेल में पेगासस के मामले को भी हमने कवर किया था, डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो इसी मामले पर जो है वो कोर्ट ने सरकार से कहा, बार बार सरकार को एडवाइस किया कि आप जो है वो एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें कि जो आपके ऊपर एलिगेशन, आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, राइट, इस प्रकार की जासूसी के, स्नूपिंग के, राइट, तो उस पर आप जो है वो डिटेल रिस्पॉन्ड करें। तो गवर्नमेंट लगातार जो है वो कोर्ट को रिफ्यूज करती जा रही थी। गवर्नमेंट क्लियरली ये चीज कह रही थी कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का और कंट्री के डिफेंस का है, राइट। अगर हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। तो ये चीज कह रही थी, ये बार बार स्टेटमेंट कह रही थी। तो अब क्या चीज जो है वो कोर्ट ने ऑब्जर्व करी, इसको समझिए। तो कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट जो है, इसमें स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, मतलब स्टेट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आ गया, राइट, स्टेट के अंदर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, राइट, तो ये स्टेट वाली है, ये वो स्टेट्स, राज्यों वाली स्टेट की बात नहीं हो रही है, राइट। तो ये आर्टिकल 12 जो आपके इसका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वही वाले स्टेट की यहां पर बात हो रही है कि स्टेट कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। स्टेट जो है वो कोर्ट से किसी भी प्रकार के सीक्रेट को छुपा नहीं सकती है। इस चीज के आधार पर, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर, कि सेंटर या गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट को ये नहीं बोल सकती कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए हम आपको ये चीज जो है वो, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, राइट। और जुडिशरी जो है वो चुपचाप बैठकर देखेगी नहीं। जुडिशरी विल नॉट रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर, राइट, कि वो चुपचाप बैठकर नहीं देखेगी जुडिशरी, राइट, पूरे मामले को, राइट। ऐसा नहीं है कि केंद्र जो है वो जुडिशरी को बोल दे कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का, हम आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, और जुडिशरी बोलेगी हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, जुडिशरी चुप नहीं रहेगी, ये क्लियरली जो है वो कोर्ट ने बता दी वाली चीज। और अगर क्लेम किया जा रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो आप उस चीज को प्रॉपर एविडेंस के साथ जो है वो दिखाएं कि अगर गवर्नमेंट, मतलब प्रूफ के साथ जो है वो दिखाएं कि अगर गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करती है, तो वो प्रूफ करें कि इससे जो है वो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। अगर आप प्रूफ करेंगे और कोर्ट सेटिस्फाई होगी तब तो ठीक है, कोर्ट अलाउ कर सकती है, बट आप कोर्ट को जो है वो चुप नहीं करा सकते। नेशनल सिक्योरिटी को हवा बनाया नहीं जा सकता, बग बियर। आपसे जब भी आपको हवा बोलना है ना, तो आप बग बियर बोलेंगे, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी को आपसे बग बियर जो है वो कोर्ट के सामने नहीं बोला जा सकता। आप मीडिया को चला सकते हो, पब्लिक को चला सकते हो, बट कोर्ट को नहीं बॉस, ठीक है। तो ये कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी कैनॉट बी द बग बियर दैट जुडिशरी शाइज अवे फ्रॉम, कि ऐसा नहीं कि आप जुडिशरी को भगा नहीं सकते सिर्फ ये बोल के कि ये नेशनल सिक्योरिटी का जो है मामला है, इसको सिर्फ मेंशन करके जुडिशरी को आप दूर नहीं कर सकते हो, राइट, कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बोल दिया तो जुडिशरी जो है वो दूर हो जाएगी। तो देखिए कितनी मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो जुडिशरी की तरफ से हम लोग को देखने को मिली है। और देखिए कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है इवन कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लिमिटेड रहता है। तो और ये कोर्ट की डेलीकेसी है, डेलीकेसी का मतलब विनम्रता, ये अदालत की विनम्रता है कि वो जो है एक्सेप्ट करती है, बट इसकी विनम्रता को आप जो है वो मजाक ना समझें। अगर कोर्ट खुद ब खुद अगर मांगती है कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग इट। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, कि देखिए कोर्ट खुद ब खुद जो है वो बोल रही है कि हाँ हमें पता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं, राइट। हमें पता है कि केंद्र अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला है और उसमें अगर डॉक्यूमेंट रिलीज करेगी तो हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, ये कोर्ट बाकायदा एक्सेप्ट करती है। बट ऑब्वियस ही बात है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है और क्या नहीं है ये कोर्ट को डिसाइड करने दो, राइट। तो ये क्लियरली संकेत दे दिया है कोर्ट ने, राइट, कि कोर्ट बहुत अच्छे से जानती है कि उसको भी नेशन की सिक्योरिटी की परवाह है, बट ये कोर्ट को डिसाइड करने दो आप, क्योंकि अभी तो आप सेंटर जो है अपनी तरफ से डिसाइड करती है कि नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है कौन सी नहीं है, बट जब कोर्ट का मामला आता है, जब जुडिशियल रिव्यू का मामला आता है, तो वो कोर्ट बताएगी। आप कोर्ट को मना नहीं कर सकते हो इस प्रकार से, राइट, कि जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट जाने के लिए
इस तरीके से सरकार कोर्ट को मना नहीं कर सकती कि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, क्योंकि कोर्ट भी जानती है, राइट। बट आप कोर्ट को प्रूव करो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, इससे नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, तो क्लियरली ये बात यहां पर बताई जा रही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और कोर्ट जो है वो चुप नहीं बैठेगी, राइट। म्यूट स्पेक्टेटर नहीं होगी कोर्ट, राइट। कोर्ट के सामने आपको जो है वो या तो साबित करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स आप रिलीज कर बताएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, या फिर आप बताएं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अंडरस्टैंडिंग इट। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जुडिशियल रिव्यू होती क्या है। तो ये पूरा मामला था, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जुडिशियल रिव्यू में पावर होती है जुडिशरी के पास रिव्यू करने की, कोई भी कानून को या कोई भी ऑर्डर्स को जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग्स के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया होता है, और ये चेक करती है जुडिशरी कि वो जो भी ऑर्डर है या जो भी कानून जो बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, यानी कि उस कानून की वैधता कॉन्स्टिट्यूशनली है कि नहीं है, राइट। वैध है कि नहीं है वो कानून, राइट। तो उसको जो है वो देखा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है, और ये तब देखा जाता है जब कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि यार इस कानून के थ्रू या इस एक्ट या इस ऑर्डर के थ्रू जो कॉमन मैन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, लोग जनता जो है वो अफेक्ट हो सकती है, तब जुडिशियल रिव्यू का केस सामने आता है। और हमारी कंट्री के अंदर जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से आती है, तो आपको आर्टिकल ध्यान में रखना, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 142, 147। नीचे कमेंट बॉक्स पर इन आर्टिकल्स को डिफाइन करें, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ये सभी आर्टिकल्स की क्या क्या डेफिनेशन है, बताएं जरा फटाफट। एंड जो पावर हम लोग को जुडिशियल रिव्यू की देखने को मिलती है, इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि फंडामेंटल राइट तो कहीं अफेक्ट नहीं हो रही है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जो है वो गारंटी की जाती है। और आर्टिकल 13 की बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये प्रोहिबिट करती है पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को बोलती है कि आपको ऐसे कोई कानून जो है वो नहीं बनाने हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट का हनन हो, राइट। कि कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, जो सिटीजन्स को गारंटी दी जाती है फंडामेंटल राइट्स की, राइट। और प्रोविजन जो आर्टिकल 13 का ही जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का इंश्योर करता है ये, राइट। कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट रखने की बात करता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तक किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये देखता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं आना चाहिए जो कि किसी की फंडामेंटल राइट का हनन करे, उल्लंघन करे, और अगर ऐसा कोई कानून आता है तो वो नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियरली आर्टिकल 13 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक की क्लैरिटी हो गई होगी। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को। बैलिस्टिक, जब भी बैलिस्टिक आए एक चीज दिमाग में रखना कि ये मिसाइल जो होती है वो इंटर कॉन्टिनेंटल होती हैं। एक कॉन्टिनेंट से आप मिसाइल जो है वो छोड़ेंगे, वो दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की क्षमता रखती है। इंटर कॉन्टिनेंट यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल। इसमें वॉरहेड्स पर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव जो है वो रख सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, और इंडिया ने इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग जो है वो कर ली है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तो इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया, याद रखिएगा। और इसका वेट जो है वो लगभग 50,000 किलोग्राम का है, और मिसाइल जो है वो 1.75 मीटर्स लंबी हम लोग को देखने को मिलती है, 2 मीटर के डायमीटर के साथ आ रही है, राइट। ये 1.75 मीटर लंबी ये मिसाइल है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1500 किलोग्राम का इसमें वॉरहेड, यानी कि आप यही कि न्यूक्लियर जो है वो 1500 किलोग्राम के आसपास जो है वो लगा सकते हैं। वॉरहेड को 1500 किलोग्राम के आसपास जो है वो प्लेस कर सकते हैं इस मिसाइल के टॉप पर। 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर्स इसके अंदर हैं, राइट। सॉलिड फ्यूल से इसको जो है वो पावर मिलती है। और मिसाइल की जो रेंज है ये पूरे के पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका की कुछ पार्ट्स तक हम लोग को देखने को मिल सकती है। यानी कि इंडिया से छोड़ेंगे तो पूरे एशिया में कहीं पर भी जो है ये मिसाइल जो है वो अटैक कर सकती है, पूरे एशिया पर अटैक कर सकती है और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स पर अटैक कर सकती है। एक बार इसे हम जैसे ही शामिल करेंगे फोर्स के अंदर तो अग्नि 5 को मेंटेन किया जाएगा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। और इंडिया ने ऑलरेडी 7 ट्रायल इस मिसाइल के कंडक्ट कर चुकी है इंडिया,
और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की बताई जा रही है। तो ये था गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेगासस का, राइट? तो इस पर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हालांकि आपको ऑलरेडी पेगासस के मामले के बारे में पता होगा, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक, और अभी कुछ अपडेट भी मैं आपको इससे रिलेटेड दूंगा। साथ ही साथ पेगासस के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स वगैरह, राइट, मालवेयर वगैरह, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, तो उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए अभी जो मामला सामने आया है न्यूज में, तो इसमें बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी है एक एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज यानी कि पूर्व जज आर.वी. रविंद्रन। ये पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि केंद्र के ऊपर जो आरोप लगे हैं किस चीज को लेकर, कि केंद्र जो है वो निगरानी रखती है हमारे सिटीजन्स पर, राइट, और हाई ऑफिशियल लोगों के ऊपर, यानी कि ऑफिशियल्स लोग, मतलब बड़े बड़े पॉपुलर लोग के ऊपर जो है उस केंद्र निगरानी रख रही है सॉफ्टवेयर, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से। तो ये जो आरोप केंद्र के ऊपर लगे हैं, इस आरोप को बेसिकली, इस आरोप की जांच करने के लिए कमेटी बैठाई गई है, राइट? और इसमें यह चीज देखी जा रही है कि केंद्र के पास इस या फिर स्टेट के पास किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेते हुए किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल जो लाइफ है, प्राइवेट जो लाइफ है, उसमें झांकने के लिए। मतलब क्लियरली ये चीज जो है वो बताया जा रहा है कि सरकार के पास एब्सोल्यूट राइट यानी कि 100% अधिकार जो है वो नहीं है कि सरकार जो है, या स्टेट मतलब आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के तहत, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन स्टेट की है उसके तहत हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, राइट, पार्लियामेंट हो गई, तो ये पूरी चीज जो आती है वो स्टेट के अंदर आती है, एटसेट्रा। तो आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए यहां पर हम लोग स्टेट में किस चीज का शब्द उपयोग करेंगे, गवर्नमेंट, सरकार, कि सरकार के पास 100% अधिकार नहीं है, 100% पावर नहीं है कि सरकार किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ पर जो है वो झाके, किसके नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। तो ये क्लियरली जो है ये चीज बताते हुए यहां हमें देखने को मिला है कि ये अभी मामला जो है वो चल रहा है, जांच जो है वो पूरी चल रही है। पूरा मुद्दा क्या था, तो काफी सारे पिटिशनर्स ने कंप्लेन जो है वो करी है, काफी सारी कोर्ट के पास पिटीशन आई है कि सरकार जो है वो इस प्रकार से लोगों की राइट टू प्रिवेसी, जो आर्टिकल 21 का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट टू प्रिवेसी, कि सरकार इस प्रकार से किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर, उसकी प्राइवेट लाइफ पर जो है वो झांक नहीं सकती। उनके जो अधिकार हैं आर्टिकल 21 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, मिसयूज नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा इस प्रकार से स्पाईवेयर का उपयोग करते हुए, राइट, यानी कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, जो कि अभी पेगासस का मामला हमें देखने को मिला है। और आपको बता दें गाइस कि पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग या स्पाईवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग लगातार जो है वो किया जा रहा है। स्पाईवेयर पेगासस हमें देखने को मिल रही है कि एक इजरायली कंपनी जो है ये सॉफ्टवेयर सेल करती है पूरे दुनिया भर में सरकारों को, गवर्नमेंट्स को, राइट। और इसका अभी एक रिपोर्ट जो है वो लीक हुई थी, जिसके थ्रू ये सामने आया कि काफी सारे लोग हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और इंडिया की तरफ से इवन सीजीआई तक का जो है वो शक आया कि सीजीआई तक को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी जो है वो निगरानी जो है वो की गई थी, राइट। और आपको बता दें कि फोन के ऊपर जो है वो टारगेट किया जाता है एक व्यक्ति के, राइट, फोन के ऊपर, उसके फोन पर अचानक से जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं बिना उसकी जानकारी के। इवन सबसे खतरनाक बात तो ये है पेगासस की कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे मोबाइल पे कोई एक लिंक वगैरह आती है, उस लिंक, जैसे हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना पता हो कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको भेज रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं। और वो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती है, आप कभी भी जब लिंक किसी को खोला करो ना, तो जिस लिंक के आगे HTTPS ऐसे करके कुछ बना रहता है, इसको एक बार और कंफर्म कर लेना, राइट, इस प्रकार की चीज होती है, तो वो थोड़ी फिर भी जेन्युइन होती है। तो कई बार जो है वो जेन्युइन लिंक्स को ही आप ओपन किया करो, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बड़ी दिक्कतें चल रही है यार। लोगों के बैंक के अकाउंट से पैसे जो है वो निकल जा रहे हैं एक छोटी सी उनकी गलती के कारण। तो आप लोग बहुत सतर्क रहो, राइट। तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है
कि लिंक पे आप क्लिक करोगे तब जाकर वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब बैकग्राउंड में डाउनलोड हो सकता है। बट पेगासस में ये चीज है कि 0 क्लिक हिट करता है ये, मतलब आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके जैसे ईमेल के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ईमेल जो भी आता है तो वो डाउनलोड हो जाता है। कई लोग के मोबाइल पे हम लोग को देखने को मिलता है व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजेगा डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार की चीजों से ये फोन के अंदर आता है, और फोन जब तक आइडेंटिफाई कर सके कि सामने वाला, यानी कि ये जो आ रहा है ये अननोन चीज है, कुछ ये वायरस वगैरह है, तो जब तक वो आइडेंटिफाई करता है सिस्टम, जब तक डिवाइस आइडेंटिफाई करती है कि यार ये जो चीज एंटर हुई है ये सिस्टम को जो है वो हार्म कर सकती है, तब तक वो सिस्टम को डैमेज कर चुका होता है और सिस्टम में घुस चुका होता है। तो ये चीज होती है, यानी कि एक यूजर को, जो यूजर जो है वो यूज करते हैं डिवाइसेस को, उनको अंदाजा भी नहीं होता कि उनके डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर, स्पाई सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है, राइट। और इस स्पाई सॉफ्टवेयर की मदद से इसका कंट्रोल जिन लोगों के हाथ में होता है, ये दूर बैठे बैठे उस व्यक्ति की पूरी बातचीत सुन सकते हैं, क्योंकि फोन का माइक्रोफोन, उसके जरिए वो कहां पर बातचीत कर रहा है, उसकी लोकेशन कहां है, राइट, तो वो देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट। तीसरी चीज, उसके फोन में कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा एसएमएस आ रहा है, राइट, कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, उसके फोन का कैमरा उसकी बिना इजाजत के, बिना मर्जी के ऑन हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट। तो सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट पे। आप जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आईएएस आईपीएस की, तो आपको तो सबसे ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, राइट। और कॉमन जनता को भी होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में, कि आपको अंदाजा भी नहीं है आपके फोन में। और मैंने तो पर्सनली देखा है गाइस, मैंने पर्सनली देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए या 1,07,000 कुछ ही थे उनके अकाउंट में, वो निकल गए। कैसे निकल गए? रास्ते में एक व्यक्ति उनको मिला था, उसने, पुणे की बात थी ये, अब उसके सामने आया वो, उन्होंने बोला कि यार प्लीज ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, प्लीज इसको, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कि प्लीज आप इसको अपने मोबाइल में बस डाउनलोड कर लें, मुझे अपने बॉस को बस दिखाना है कि मैंने ये ट्रायल जो है वो दिया है, तो ये हमारी नई कंपनी की जो है वो एप्लीकेशन है, हम इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उलझाया, समझाया, वो डाउनलोड कर ली। तो कोई भी आपको इस प्रकार से कोई चीज ऐसी डाउनलोड करने को बोले, आपको करने की जरूरत नहीं है। कई बार आ गया, जैसे मैं खुद यार, हम लोग जो है वो इस बिजनेस में हैं, हमारे पास, मैं आपको खुद अपना पर्सनल केस बताता हूँ, मेरी और मेरी टीम के पास लगातार हमारा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल्स आते हैं। किस टाइप के ईमेल? ब्रांड डील वाले, कि आप हमारे प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करें और हमारी ये वाली डील होगी, जैसे कि $5,000, $10,000, तो इस प्रकार से वो लिखकर भेजते हैं कि हम इतनी जो है वो डील करेंगे, मतलब मिनिमम $5,000 से डील जो है वो शुरू होगी। तो वो इस प्रकार की मेल्स आते हैं और हम समझ जाते हैं। मैंने पूरी टीम को बोल रखा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट की तरफ से कोई मेल आ रहा है क्वेरी का, तब उसी का ही आप रिप्लाई कर रहे हैं, वरना और किसी दूसरी चीज का करने की जरूरत नहीं है, राइट। कोई किसी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कि उस मेल के अंदर ये भेजते जिप फाइल। आपको बहुत मेल अट्रैक्टिव लगेगा, ऐसा ऑफिशियल लगेगा कि अरे वाह यार, बिल्कुल बहुत ऑफिशियल कंपनी ने भेज दिया है। आप इनके ईमेल आईडी देखेंगे तो इनकी ईमेल आईडी कोई ऑफिशियल कंपनी के थ्रू जो है वो नहीं आएगी। कई बार आती भी है, लोग कई बार बना भी लेते हैं इस प्रकार की फेक ईमेल आईडीज, जो आपको दिखती है कि यार यार ये जेन्युइन है, किसी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से आई है, राइट। तो ये फेक बना भी लेते हैं, उस पर भी नहीं पढ़ना है। जब तक सामने वाले व्यक्ति को ना जानो आप, तब तक कोई भी जिप फाइल या कोई भी ऐसी कोई फाइल डाउनलोड करने की अपने सिस्टम में जरूरत नहीं है, राइट। नहीं तो फिर बड़ी दिक्कतें आ सकती है। आजकल तो लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जा रहे हैं यार। लोग बोलते हैं कि हमने तो किसी को ओटीपी नहीं दिया। अब जरूरत भी नहीं है आज की डेट में सामने वाले को आपसे ओटीपी मांगने की, उसको तो सिर्फ ये चीज चाहिए कि आपके डिवाइस पर वो अपने सॉफ्टवेयर को या अपने यही वायरस वगैरह, मालवेयर वगैरह को जो है वो छोड़ दे बस। और जैसे ही वो छोड़ेगा, ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, उसके पास जो है वो पॉपअप हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा क्या है ओटीपी, तो उसको जरूरत भी नहीं है सब चीजों की। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सतर्क होने की आज की डेट में आवश्यकता है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को इस पेगासस के केस में भी देखने को मिली। तो पेगासस क्या है? तो ये स्पाईवेयर टूल है जिसे डेवलप किया गया एक इजरायली कंपनी के द्वारा, एनएसओ ग्रुप के द्वारा। स्पाईवेयर स्पाई करता है, निगरानी रखता है लोगों के ऊपर उनके फोन्स के माध्यम से, राइट। और पेगासस जो है गाइस, ये क्या करता है? ये कुछ एक्सप्लॉइट लिंक जो है वो भेजता है। देखो दो चीजें हैं इसकी, एक लिंक भेजना और लिंक नहीं भेजने वाली, वो वाली चीज भी समझाऊंगा। ये लिंक भेजता है, अगर जैसे यूजर उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तुरंत जो है ये मालवेयर या कोड हम लोग को देखने को मिलता है, ये उनके फोन में जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, उनकी बिना उनको पता लगे, उनकी बिना परमिशन लिए, सिर्फ एक क्लिक करने पर ही हो जाता है, राइट। और एक बार पेगासस इंस्टॉल हो गया तो मतलब ये मान के चलो कि जिसने ये अटैक किया है, यानी ये छोड़ा है, राइट, तो उस व्यक्ति के पास, उस पर्टिकुलर यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि उस हैकर के पास या उस व्यक्ति के पास पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है, राइट। जो भी उसको सुनना है, देखना है, उसके मोबाइल में क्या क्या चीज है, सब कुछ पता लग जाता है। तो पेगासस क्या क्या कर सकता है? पेगासस जो है
ये पूरा का पूरा प्राइवेट डेटा वापस जो है वो भेज सकता है किसको, जिसने उसके ऊपर अटैक किया है। जैसे ये एक्स मतलब हैकर है, और जैसे मान लेते हैं ए कॉमन सिटीजन है या सी कॉमन सिटीजन है, तो हैकर ने सिटीजन के फोन पे इंस्टॉल कर दिया, सिटीजन के पूरे मोबाइल से जितना भी डेटा होगा हैकर के पास चला जाएगा। उसका पासवर्ड, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसके कैलेंडर के इवेंट्स, उसके टेक्स्ट मैसेजेस जिससे ओटीपी निकाल सके वो, लाइव वॉइस कॉल मतलब कि तुरंत उसका माइक्रोफोन ऑन करके इनको पता लग जाएगा। इवन जो मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, राइट, उससे भी, चाहे वो वॉइस कॉल हो, चाहे वो मैसेजेस हो, कुछ भी, सब कुछ पूरा, मतलब मान के चलो कि फोन की पूरी कॉपी उस व्यक्ति के पास चली जाती है। एंड टारगेट का फोन का कैमरा और माइक्रोफोन भी जो होता है वो ऑन हो जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति की पूरी एक्टिविटी जो है वो अटैकर को पता लग जाती है। उस अटैकर पूरी तरह से उस व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखता है। अब देखो जीरो क्लिक अटैक भी क्या होता है। देखिए इसमें एक और चीज है, ऐसा स्पाईवेयर हम लोग को देखने को होता है पेगासस की तरह, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को लिंक पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये ईमेल के माध्यम से या कोई इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर आ गया कोई ऑटोमेटिक डाउनलोड होने वाली चीज कुछ आ गई, राइट, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बस क्लिक भी नहीं करना है, वो आई डिवाइस के अंदर नॉर्मल तौर पे एंटर करेगी। जब तक डिवाइस को पता लगेगा कि यार ये है क्या, तब तक तो पूरे सिस्टम के अंदर उसका कंट्रोल हो चुका होगा। तो सभी अवेयरनेस कि कैसे ये फिशिंग अटैक को दूर करना है। फिशिंग अटैक का मतलब भी मैं आपको समझा दूं, जैसे कि आपने अपना फेसबुक खोला या इंस्टाग्राम खोला, आपके पास कोई लिंक आई, बिल्कुल लिंक एज इट इज, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने सेम वैसे ही पेज आ गया जैसा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम का होता है, जिसमें वो पूछते हैं कि आप आईडी और पासवर्ड अपना डालें। तो कभी भी कोई एक्सटर्नल लिंक से कभी भी ओपन मत करना, और अगर एक्सटर्नल लिंक अगर ओपन करते हो उसमें अगर कुछ अपनी इस प्रकार की चीज अगर दिखाई दे रही कि लॉग इन करने वाली, कभी मत करना। वो कई बार फिशिंग अटैक हो जाता है और उसमें जो है आप उलझ जाओगे। आप अपनी आईडी और अपना पासवर्ड डालोगे एंड यू आर गॉन। वो आईडी वो पासवर्ड जो होगा वो किसके पास चला जाएगा, वो अटैकर के पास चला जाएगा। तो उस आईडी पासवर्ड से वो यूज कर लेगा आपके डेटा को, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये लिंक के माध्यम से भी कई बार होता है, और विदाउट लिंक के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि अब सामने वाले व्यक्ति अगर क्लिक ही नहीं करेगा, राइट, उस लिंक पर, तो भी सिस्टम के ऊपर जीरो क्लिक अटैक के थ्रू पूरा उसका कंट्रोल हो जाएगा उस अटैकर का। एंड काफी सारे ऐसे अटैक्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि जब तक सिस्टम ये पता लगा सके कि वो सामने वाला मतलब जो अटैक है या नहीं है, तब तक पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति के सिस्टम के अंदर हो जाता है। अब देखिए गाइस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मालवेयर, ट्रोजन, वायरस और वॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। तो मालवेयर की बात करें गाइस, तो ये मालवेयर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि वो अनवांटेड इलीगल एक्ट को परफॉर्म कर सके कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस इंटेंट के साथ हो, यानी कि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पर होता है कि कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट, कैसे इसे परफॉर्म किया जा रहा है, उस आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे ये स्प्रेड होता है, फैलता है, कैसे ये काम करता है, राइट। तो उस आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वायरस की, तो अ प्रोग्राम दैट कैन इन्फेक्ट other programs by modifying them to include a possible evolved copy of itself। वायरस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज को, वायरस कंप्यूटर के अंदर आया, उसने एक फाइल को इन्फेक्ट किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो लगातार बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो ये होता है वायरस कि वो प्रोग्राम को हार्म कर देता है, खराब कर देता है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार फोन में वायरस आ गया, मतलब कि अब फोन आपका ऑपरेट करना बंद करेगा, स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज इसकी होने लगती है। वॉर्म्स की बात करें, डिसिमिनेटेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, अनलाइक वायरस। ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम, वायरस तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से उसको जो है वो ला सकते हैं या दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है, कि एक प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम पे डालकर दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया, दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स, राइट। उसको मॉडिफाई करके वो इन्फेक्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है, खत्म कर देता है, बल्कि वो यूज में ना आए। वॉर्म्स में ऐसा नहीं है। वॉर्म्स क्या करता है, ये वॉर्म्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जाता है वायरस के विरुद्ध। ये कंप्यूटर वॉर्म जो होते हैं ये मलाशियस प्रोग्राम होते हैं। ये क्या करते हैं, कॉपी हो जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी होते हैं, राइट। देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखो आप, अगर वॉर्म कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा तो वो ये मान के चलिए जैसे कंप्यूटर की डी ड्राइव है, राइट, या सी ड्राइव है, या पूरा कंप्यूटर है,
ये पूरे के पूरी की फाइल्स को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे ले आएगा, फिर कॉपी करके तीसरे कंप्यूटर पे ले आएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर में ये फाइलें कॉपी करता है, rather than infiltrating legitimate फाइल, कि अटैकर को जिस एक्चुअल फाइल की आवश्यकता है उसकी जगह वो पूरी की पूरी फाइल्स को उठाकर ट्रांसफर कर देता है। तो ये बेसिकली एक इसका डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स, तो ये कई बार आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स वायरस, तो ये प्रोग्राम, कई बार इसको वायरस भी बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, ये क्या करता है, कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देता है। ट्रोजन का उपयोग किया जाता है बैकडोर्स को क्रिएट करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिक्योर नेटवर्क पे आउटसाइड एक्सेस प्रोवाइड कराता है। यानी कि देखिए, आपने कंप्यूटर पे कई बार सुना होगा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो कंप्यूटर को, फायरवॉल सिक्योरिटी करके, ये वाली चीज आपने सुनी होगी। तो ये कंप्यूटर का एक प्रकार का ऐसी चीज होती है कि ये कंप्यूटर जो है वो अंदर है और ये फायरवॉल है, कि इसके अंदर सिर्फ वही फाइल्स आएंगी जो लेजिटिमेट होंगी, राइट, यानी कि जिसको अलाउ करेगा सिस्टम, जिसपे सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ले सकते हो या लेजिटिमेट फाइल जो एक्चुअल मतलब कि रिलायबल फाइल है, तो वही जो है वो एंटर होंगी। उसके अलावा अगर कोई और दूसरी फाइल होगी तो ये आने नहीं देगा। तो ये क्या होता है कि ये वाले जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये कंप्यूटर के बैकडोर से एंटर करते हैं, राइट, कि मतलब ये मान के चलो कि कंप्यूटर को कंफ्यूज करके वो फाइल को एंटर कर दिया जाता है और एंटर करने के बाद उसके जो नेटवर्क होता है उसको हार्म कर देता है, खराब कर देता है, तोड़ देता है सिक्योरिटी नेटवर्क को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हैकर अक्सर जो है ये करते हैं एक सिक्योर नेटवर्क में एंटर होने के लिए। अब फिर एक और चीज होती है होआक्स। तो होआक्स की बात करें, एक ईमेल होता है, ये वार्न करता है एक यूजर को कि अरे आपके तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत वायरस आ गए। मतलब ये नकली में आपको जो है वो बोलता है कि आप इसे क्लिक करें। जैसे होता होगा, आपने कुछ वेबसाइट पे गए होंगे, आपको उस वेबसाइट पर लिखा हुआ आता होगा कि आपका कंप्यूटर खतरे में है या आपकी कंप्यूटर की स्पेस जो है वो कम हो गई है, ऐसा ऐसा पॉपअप होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी काफी सारी चीजें, सॉफ्टवेयर आपको बिना पता लगे, राइट। और इवन कई बार आपको प्रमोट भी करेगा वो कि आप डाउनलोड करें, राइट, अपने सिस्टम को जो है वो सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। बट इसका उल्टा ही हो जाएगा, आपका सिस्टम जो होगा उसकी पूरी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह होंगी वो खराब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, राइट, या कई बार जो है वो लॉक लग जाता है कंप्यूटर पे, राइट। फिर हैकर आपको कॉल करके बोलता है कि इतने बिटकॉइंस ट्रांसफर करो तो आपका लॉक जो है वो खोला जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पाईवेयर इसी प्रकार की चीज है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो आता है, ये सिस्टम के अंदर एंटर होता है, फिर मॉनिटरिंग करता है कि पूरी एक्टिविटी जो भी उस सिस्टम के अंदर है, ईमेल्स वगैरह को मॉनिटर करता है, ईमेल्स के थ्रू भी आता है कई बार ये, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं और काफी सारे कंप्यूटर्स में, पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स को ये इन्फेक्ट किया हुआ है। तो ये चीजें गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट गाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो हम लोग समझते हैं। इंडियन सार्स-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स के बारे में। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है और जीनोमिक्स क्या होती है, फिर मैं आपको जो है वो समझाऊंगा कि ये इंडियन सार्स-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स है क्या, फिर हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि न्यूज में है। तो पहले आइए समझते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो क्या है। तो जीनोम, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक जीनोम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म का, एक व्यक्ति का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। डीएनए सभी लोग समझते हैं, डीएनए क्या होता है। आप देखिए कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है कि डीएनए जो है वो बनता है, डीएनए है ना, ये वाली चीज आप सभी लोग जानते हैं, आपको पता होगी इस चीज के बारे में, ये डीएनए होता है। इसका कंप्लीट सेट, यानी कि एक सिंगल सेट जो होता है इस पूरे के पूरे डीएनए का, एक कंप्लीट सेट, तो वो जीनोम इसको हम लोग बोलते हैं। अब इस कंप्लीट सेट में क्या होता है, उसको मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर और आसान शब्दों में एक व्यक्ति के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड होती हैं इसमें कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जीनोम के अंदर, पूरी की पूरी चीजें। अरे एक व्यक्ति के आंखों का कलर कौन सा है ये तक साइंटिस्ट रिसर्चर इस जीनोम को पढ़कर स्टडी करके बता सकते हैं। वो छोड़िए, एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है वो भी बता सकते हैं। बीमारी तो छोटी सी बात है, बीमारी का पता लगाना कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है उनके लिए छोटी बात है। हर एक माइन्यूट डिटेल जो कि इंसान की बॉडी में, वो पूरी की पूरी चीज साइंटिस्ट रिसर्चर पता कर सकते हैं इसको स्टडी करके, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को स्टडी करके। अब जीनोमिक्स क्या होती है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि स्टडी है जिसके जिसके थ्रू ये जो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए यानी कि जो जीनोम है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करती हैं, कैसे ये इवॉल्व हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व होता है, कोई या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका नेचर होता है इवोल्यूशन का।
आपको पता है ह्यूमन जो है वो पहले क्या हुआ करता था, बंदर हुआ करता था, एप हुआ करता था, और इवॉल्व होकर मॉडर्न ह्यूमन की तरह हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं। आगे चल के और इवोल्यूशन होगा तो और चेंजेस जो है वो आएंगे बॉडी में इंसान की। तो इवोल्यूशन और सेम वही चीज की ये जीनोमिक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये एक फील्ड है, ये स्टडी करती है कि ये कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए यानी कि जीनोम में किस प्रकार से इवोल्यूशन हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैपिंग कहां पर कौन सी चीज है, और एडिटिंग जीनोम्स की एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यही है कि एडिटिंग। तो इन पूरी चीज की स्टडी को जो है वो जीनोमिक्स कहा जाता है, राइट। और जीनोमिक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें सीक्वेंसिंग भी होती है और एनालिसिस होता है पूरे जीनोम का, प्रॉपर तरीके से जीनोम को सीक्वेंस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। सीक्वेंसिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 100 लोग हैं या 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सबके सेट ऑफ डीएनए को निकाल कर चेक करके, यानी कि जीनोम को चेक करके ये देखा जाता है कि इन सभी का पैटर्न कैसा है, सीक्वेंसिंग इनकी कैसी है, क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी एनालिसिस होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एडवांसेस इन जीनोमिक्स हैव ट्रिगर्ड अ रिवॉल्यूशन इन डिस्कवरी बेस्ड रिसर्च। तो जिस प्रकार से इस जीनोमिक्स के अंदर हम लोग को और भी नई नई चीजें देखने को मिल रही है, इसमें और भी स्टडी बढ़ती आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए इनोवेशन के माध्यम से, नई नई जब खोज जब सामने आ रही है, तो उसके तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो साइंटिस्ट रिसर्चर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं पूरी की पूरी बायोलॉजी सिस्टम के ऊपर, राइट, कि जिससे कि ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही खतरनाक ऐसी बीमारियां या ऐसी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी का सिस्टम है ब्रेन, तो उसको स्टडी करने के लिए बहुत ही आसान चीज है कि आप उसके जीनोम को जो है वो स्टडी कर लें, यानी कि जीनोमिक्स को स्टडी कर लें, उसके थ्रू आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, राइट। इवन बॉडी के अंदर कोई एक बीमारी डिजीज, अरे अभी कोरोना वायरस जो हम लोग को देखने को रहा है, जिसको लेकर ये टॉपिक है, राइट, तो कोरोना वायरस जो है इसकी सीक्वेंसिंग क्यों की जा रही है, क्यों इसको स्टडी किया जा रहा है, क्यों उसके जीनोमिक्स को स्टडी किया जा रहा है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये जो वायरस है ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसमें कैसे म्यूटेशन आ रहा है, किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं इस वायरस के अंदर, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो आप, उम्मीद करता हूं अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जीनोमिक्स को स्टडी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आवश्यकता यह है जीनोम सीक्वेंसिंग की कि मैपिंग करना इंडिया का जो जेनेटिक पूल है, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी डाइवर्सिटी, वही चीज मैं अभी आपको समझा रहा था, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं, अलग अलग उनके बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज हैं, किसी की ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज होगी, किसी की कम होंगी, तो इनको भी देखकर इनके ओवरऑल पूरे जीनोम्स को जो है वो स्टडी करना और एनालिसिस करना कि ह्यूमन की बॉडीज में किस प्रकार की चेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, आगे चल के उनको किसी प्रकार की बीमारी का खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको भी फाइंड आउट करना। ये पूरी चीजें फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत बेटर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को आप कह सकते हैं कि एक टूल के तौर पर ये प्रोवाइड की जाती है साइंटिस्ट और रिसर्चर के लिए। एक टूल है ये जिसके थ्रू साइंटिस्ट रिसर्चर आसानी से समझ सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रकार से एनवायरमेंट में चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है, राइट। जैसे वायरस की बात करें तो वायरस में कितनी जल्दी चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोरोना वायरस के कितने सारे अलग अलग वेरिएंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो लगातार इस एनवायरमेंट में इवॉल्व हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो उसके चेंजेस को पहली बात तो आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरिएंट का पता लगाने के लिए कि नया वेरिएंट है कि नहीं, इवन आगे चल के इसमें और कैसे चेंजेस आ सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इससे फायदा पता लगता है कि कितना डिजीज जो है, डिजीज का बर्डन जो है वो एक कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर हो सकता है, यानी कि कंट्री के लोगों को अगर उनके जीनोम जीनोम सीक्वेंसिंग उनका करवा दिया जाए, जैसे कि इंडिया के सभी लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए, तो साइंटिस्ट रिसर्चर एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उनको कौन सी बीमारी, कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इवन डायबिटीज, मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने के सोल्यूशन ला सकते हैं। क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉब्लम्स पता लग गई कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जड़ ये है, तो उसको आप खत्म करने के लिए सोल्यूशन जो है वो ला सकते हो, फिर आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। आज की डेट में प्रॉब्लम ही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप सोल्यूशन कैसे लाओगे, राइट। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का एक तरीका आप कह सकते हो, और बेटर तरीके से समझने के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी, क्लियर है यहाँ तक बात है। अब सुनिए इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स के बारे में। तो ये INSACOG जो है इसको जॉइंटली शुरू किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और
काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको ज्वाइंटली जो है वो बनाया गया है। इस कंसोर्टियम में 28 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, हमारी कंट्री के 28 लैब्स हैं, जिनका काम ये होता है मॉनिटर करना कि किस प्रकार से जीनोमिक्स वेरिएशन हो रही है कोरोना वायरस की, यानी कि कोरोना वायरस में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार के उसके जो जीनोम है, राइट, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो उसका पता लगाना, उसको मॉनिटर करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक 28 हमारी जो कंट्री के लेबोरेटरीज एंड लैब्स हैं उनका एक नेटवर्क है जो साथ में मिलकर काम करता है। ये पूरे के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है कोरोना वायरस की पूरी कंट्री के अंदर, उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जिससे मदद मिलती है पता लगाने में कि किस प्रकार से ये बीमारी जो है वो फैल रही है और किस प्रकार से ये वायरस इवॉल्व हो सकता है, यानी कि अपने आप को चेंज कर सकता है, कैसे इसमें म्यूटेशन आ सकते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए ये पूरी एक्टिविटी को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, और इसका एम है कि प्रॉपर तरीके से जो भी क्लिनिकल सैंपल जो आ रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग करना, और इस पर्टिकुलर बीमारी की जो डायनेमिक्स है और सीवियरिटी है कि कितनी गंभीर हो सकती है, कितने डायनेमिक तरीके से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, उसको समझने के लिए ये कंसोर्टियम हम लोग को देखने को मिलता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसोर्टियम भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों मिला है। देखिए हुआ क्या था, पुणे शहर से दिसंबर 2020 और अप्रैल के बीच में, राइट, अप्रैल 2021 के बीच में कुछ सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए थे वेस्ट वाटर के, यानी कि गंदा नाली का पानी है उससे सैंपल कलेक्ट किए गए, और उसमें पाया गया कि कुछ कोरोना वायरस मिले हैं और कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन हुए, यानी कि इसमें चेंजेस हुए, 4 प्रकार के म्यूटेशन पाए गए कि कोरोना वायरस चेंज हो गया, इवॉल्व हो गया, अलग अलग उसके वेरिएशन जो है वो मिल रहे हैं। और बताया गया कि इन टोटल जो है वो पूरी टीम ने जो है वो 108 म्यूटेशन कोरोना वायरस के जो है वो ट्रेस किए हैं, 108 म्यूटेशन, समझ रहे हो, चेंजेस, तो ये पता लगे हैं पूरी की पूरी टीम को, और ये काफी गंभीर बात है। और कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रीज के लिए कि कंटिन्यूअसली जो है वो मॉनिटर करते रहना वेरिएंट को, और समझना कि किस प्रकार से ये जीनोमिक एपिडेमियोलॉजी इमर्ज हो रही है। आसान और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कितना जरूरी है कंट्री के लिए कोरोना वायरस को समझना कि कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में कोरोना वायरस जो है वो ऐसा जो है वो दिख रहा है, कल जो है वो ऐसा हो जाए, फिर ऐसा 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 हो जाए, राइट, मतलब चेंजेस, मतलब मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। इसमें जो चेंजेस आते हैं वो उसके ऑब्वियस होते हैं, जीनोमिक्स में चेंजेस आते हैं, इंटरनल चेंजेस उसमें होते हैं, और इंटरनल चेंजेस होने का मतलब साफ साफ ये है कि देखो यार, बात को समझो आप, साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लगेगा कि यार कोरोना वायरस, अभी दिखाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये सिर्फ समझने के लिए वाली चीज है कि कोरोना वायरस ऐसा है, ठीक है, साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लगा कि कोरोना वायरस ऐसा है, तो ये क्या करेंगे, इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाएंगे, दवाई बनाएंगे, राइट, बट इसने अपने शेप को चेंज करके ऐसा बन गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा बन गया, इसके पूरे जितने भी ये स्पाइक्स हम लोग को देखने को मिल रहे एक तरफ ऐसे आ गए, फिर इसको आप कैसे अटैक करोगे, इसको अटैक करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि वैक्सीन्स वगैरह जो होती हैं, जो दवाइयां वगैरह होती हैं, वो टारगेट करती हैं पैथोजन को, वायरस को, बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं। तो जब जो टारगेटेड जो चीज है, जो वायरस है, वो खुद ब खुद ही चेंज हो गया, तो उसको आप कैसे फिर आइडेंटिफाई करोगे, फिर कैसे उसको खत्म करोगे, मारोगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करते रहना, जिससे कि अपनी जो दवाइयां हैं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स है, उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस जो है वो कर सके हम, है ना, और जल्दी जल्दी इस बीमारी को खत्म कर सके, एंड कर सके, और प्रिडिक्ट भी कर सके कि किस डायरेक्शन में इसके चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस कर रही है अपने आप में। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हर एक कंट्री के अंदर इस प्रकार की लैब्स हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलती हैं कि जो कि ऑपरेट करती हैं, मॉनिटर करती हैं कि कैसे इसको जो है वो स्ट्रेटेजी बनाती है कि कैसे इसे खत्म करना है। इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया भर में बहुत तेजी से आप जानते हैं कोरोना वायरस फैल रहा है, और इसके नए नए वेरिएंट्स, नए नए प्रकार इसके सामने उभरते हुए आ रहे हैं। इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कितना ज्यादा ये जरूरी है ये वायरल सैंपल को कलेक्ट करना, इसको सीक्वेंस करना, और पूरे नेशनली और रीजनली, पूरी कंट्री में भी, रीजनली इवन ग्लोबली, इंटरनेशनली भी ये डेटा जो है वो शेयर करना, राइट, और डेटा शेयर करके पूरी कंट्रीज को भी अवेयर करना कि यार इस प्रकार का एक नया वेरिएंट जो है वो आ चुका है, आप सतर्क रहें, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और रियल टाइम पे पेंडेमिक कितनी तेजी से फैल रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसकी एक प्रॉपर पिक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, या फिर प्रॉपर पिक्चर जो है वो क्लियर तरीके से, एक्यूरेट पिक्चर को देखने के लिए भी, कि हम पता लगा सके, आइडेंटिफाई कर सके कितनी तेजी से ये वायरस जो है वो फैल रहा है, तो उसके लिए भी ये सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है।
राइट। और फिर हम स्ट्रेटेजीज बनाए, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि काउंटर करने की। और पर्पस हम लोग को सीक्वेंसिंग का क्या देखने को मिलता है, सर्विलांस, मॉनिटर करना। इससे ट्रू पिक्चर, एक्चुअल करेक्ट पिक्चर हमें पता लगती है कि कैसे ये वायरस जो है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, राइट। तो उसकी हमें प्रॉपर पिक्चर जो है वो पता लग जाती है। तो ये चीज है। और डब्ल्यूएचओ ने स्ट्रेस दिया है किस चीज के ऊपर, कि डेटा जो सीक्वेंसिंग की हम लोग को देखने को मिलती है, इसको आप सबमिट करो एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है GISAID, राइट। एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया, ये अभी नहीं तैयार किया गया, बहुत पुराने पहले से ये प्लेटफॉर्म है कि पूरी कंट्री जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर अपना अपना यानी कि लैब से डेटा जो है वो भेजती हैं, राइट। और बताती हैं सबको, इस यहाँ पर डेटा आ जाता है तो सबके पास इसका एक्सेस होता है, सबको पता लग जाता है कि यार अच्छा ये नया वेरिएंट आया, उसको कैसे जो है वो खत्म करना है, इसके अंदर क्या, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कहा गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि सभी कंट्रीज जो भी इस प्रकार के ऑपरेशन कर रही हैं, इस प्रकार की जिन भी कंट्रीज के अंदर लैब है सीक्वेंसिंग को लेकर, तो उसके डेटा जो है वो लगातार शेयर करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है।